गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम जो मिशन 100 लेकर आए हैं उसी में पहली क्लास में आपने देखा कि मैंने पूरे बहुविकल्पात्मक जो 15 प्रश्न आते हैं उस फॉर्मेट में मैंने आपको उस वीडियो में क्वेश्चंस बताए। और आज मैं जो आपकी 4 प्रश्न आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ग्रामर से ही आएंगे वो, तो इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी आगामी परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर कि सर्वनाम प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपको बताने हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द में कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 हमारे विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। वो कौन से हैं? विकारी शब्द। यहां पर है सर्वनाम के प्रकार पूछे हैं। थोड़ा सा मैं एडिशनल आपको बता दूं इस रिगार्डिंग, क्या कि संज्ञा होती है 3 प्रकार की, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। उसके बाद सर्वनाम 6 प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और भी बाकी यहां पर हम बात करें तो सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होते हैं। 6 ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रहे। छोटी संख्याओं को हम जो है शब्दों में लिखते हैं और बड़ी संख्याओं को हम अंकों में लिखते हैं। तो यहां मैंने 6 लिखा है। फिर है दूसरा प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम 6 होते हैं, उनके नाम, उसमें से पहला नाम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही है। कौन कौन से है? और प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे पूरे 6 सर्वनाम हैं जिनमें से पूछा क्या गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपने पढ़े हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? वो है आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, इस तरह से इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द भाषा को दोष से बचाते हैं। आपको पता है कि सर्वनाम शब्द जो है वो किस लिए हम काम में लेते हैं, क्यों उनकी आवश्यकता हुई। तो मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और वो उनके जो दोहरान का दोष है, बार बार जो रिपीटेशन का दोष है, इट मीन्स पुनरुक्ति दोष से उसको बचाते हैं। तो हम यहां पर पुनरुक्ति भी लिख सकते हैं या फिर हम दोहरान भी लिख सकते हैं। दोनों का एक ही सेंस है कि वो पुनरुक्ति दोष से बचाते हैं या दोहरान के दोष से बचाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम कक्षा का होनहार छात्र है, राम बड़ों का कहना मानता है, राम अध्यापकों का चहेता है। बार बार मैं राम राम बोल रही हूं, उसकी जगह मैं वह प्रयोग करूं। एक बार मैंने राम बोला जो कि संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर बाद में राम राम ना बोलकर मैं उसकी जगह वह बोलूंगी, तो वह शब्द क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि राम संज्ञा शब्द है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और वो पुनरुक्ति दोष से या दोहरान के दोष से बचाते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सीधा सा प्रश्न है कि प्रश्न का बोध कराएंगे तो वो हमारे कौन से सर्वनाम होंगे? प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक सर्वनाम कहलाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो प्रश्न का बोध कराते हैं। आगे है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए यानी खुद के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? खुद के लिए करेगा तो स्वयं को क्या कहते हैं? निज। निज मतलब स्वयं या खुद, तो उसको क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा ही हमने दी कि वो किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर। तो यहां आंसर भी क्या ही आएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, ये एक सेंटेंस है आपका। इस वाक्य में धोखा शब्द है, इसको रेखांकित करके दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए धोखा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आपको पता है कि संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराया जाता है। व्यक्ति विशेष का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी हो लेकिन वो विशेष हो, दुनिया में एक चीज हो, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद आएगा जातिवाचक संज्ञा, जो कॉमन नाउन है, जिसमें हम जाति या वर्ग उनके बारे में इसमें बताते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, धोखा ना तो कोई वो व्यक्ति है ना ही कोई वो जाति है, वो क्या है, धोखा एक भाव है। इसलिए भाव किसके अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा है धोखा शब्द। शूर शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अब आपको पता है कि संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से, इन सब से, क्रिया से, इन सब से क्या बनाई जा सकती है, भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो यहां पर शूर शब्द है। शूर क्या है, शूर अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है और इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, शौर्य। क्या बनेगा, शौर्य बनेगा। और ये आपको पता है कि इसमें क्या है, यह प्रत्यय है। क्या है, यह प्रत्यय है। और यह प्रत्यय लगाने में शूर धन यह प्रत्यय क्या करता है, ऊ को तो किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। तो ये ओ में बदल गया और रे क्या कर देता है, यह प्रत्यय अपने पहले वाले से क्या कर देता है, आधा कर देता है। तो रे आधा हो गया और ये आ गया, शब्द क्या बन गया, शौर्य। इस तरह से जातिवाचक से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। और यहाँ पर यह प्रत्यय का प्रयोग करके शूर से शौर्य शब्द बनाया गया है। आगे है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं होती है। यहाँ पर आप डिग्री वगैरह जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वही हिंदी में है। तो यहाँ पर तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती है। तो ये पूछा गया प्रश्न, इसमें एक और प्रश्न बनता है आपके, वो क्या कि विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो किस विशेषण में ही होती है। सिर्फ ये जो तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं हैं वो सिर्फ एक गुणवाचक विशेषण में ही होती है और किसी विशेषण में नहीं होती है। इसलिए गुणवाचक विशेषण के जितने भी शब्द आएंगे वही उनको ही हम 3 अवस्थाओं में बदल सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है। संख्यावचन विशेषण के उपभेद, यहाँ पर उपभेद पूछे गए हैं। वैसे ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, वहां पर इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको यहाँ संख्या की जगह परिमाण भी दे सकता है कि परिमाणवाचक विशेषण में विशेषण के कितने उपभेद हैं। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों के ही सेम उपभेद है। इसके भी के 2 उपभेद हैं और 2 कौन कौन से हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और अगर यहाँ पर परिमाणवाचक आ जाता तो उसके भी 2 ही उपभेद है, कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर वो संख्या की विशेषता का बोध कराएगा। जैसे मैं कहूं कि कोई भी चीज बोलूं कि 2 लड़के यहाँ आओ, तो यहाँ पर लड़कों की क्या विशेषता है कि वो संख्या में 2 है, तो ये निश्चित संख्या है। अब मैं कहूं कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ से मतलब है कि वो 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। इसीलिए संख्या फिक्स नहीं है, वहां पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इस तरह से इसके 2 उपभेद हैं। फिर क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। हमने पढ़ा था क्या कि जिसमें क्रिया पर किसका फल पड़ता है, कर्म का सीधा फल पड़ता है। कर्म के आधार पर ही क्रिया होती है, कर्ता से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर क्रिया का कोई कर्म से फल पड़ता है, जिस क्रिया पर वो कौन सी है,
सकर्मक क्रियाएं। और सीधी अगर हम बात करें व्यवहारिक भाषा में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म होता है वो तो सकर्मक होती है, और जिस वाक्य में कर्म होता ही नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, तो वो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। तो कर्ता पर जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। जो स का मतलब साथ में और कर्म यानी जिसके साथ में कर्म हो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। और यहाँ पर अगर प्रश्न ऐसे आ जाता कि कर्ता पर न पड़कर, यहाँ पर न की जगह ऐसे आ जाता कि कर्ता पर पड़ता है कर्म पर नहीं पड़ता है, यहाँ नहीं आ जाता, तो क्या आंसर हो जाता कि कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कर्म होता ही नहीं है, तो आ जाती कौन सी? अकर्मक क्रिया। दोनों का बस इतना ही भेद है कि इसमें कर्म होता है और प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे। और अकर्मक में क्या होता है? कर्म होता ही नहीं है, प्रभाव किस पे पड़ता है? क्रिया का सीधा कर्ता पे पड़ता है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया होती है। फिर है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जब आप लोग संस्कृत में पढ़ते हैं कि मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। आपने पढ़ा होगा कि पठ धातु, लोट लकार, लंग लकार, है ना, ये सब पढ़ते हो आप संस्कृत में। तो यहाँ पर जो उसका मूल रूप है, अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने क्रिया लिखी लिखना, तो यहाँ पर जो मूल रूप है क्रिया का वो क्या है? उसका मूल रूप है लिख। तो लिख क्या है? अपने आप में धातु है। क्या है अपने आप में? लिख धातु है। हाँ, क्या है? लिखिए धातु हो गई। बाकी ना इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। तो जो मूल रूप है क्रिया का उसको ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातुओं को कौन सी क्रिया कहते हैं? तो आपने पढ़ा कि क्रिया के जो भेद मैंने आपको बताए थे उनमें से है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातुओं को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से कौन सी धातु बनती है भाई? नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। लेकिन यहां पर आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है और आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे वहां पर आपको क्वेश्चन ऐसे आ गया कि संज्ञा शब्दों से बनने वाली धातुओं को क्या कहते हैं। अब उसने पूरा नहीं लिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संज्ञा शब्दों से बनने वाली भी क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया। या फिर आपको सिर्फ ऐसे दे दिया कि सर्वनाम शब्दों से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाएगी? वो भी नाम धातु क्रिया। और अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम दोनों ही ना दे के ऐसे दे दिया कि विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, तो उसका भी आंसर क्या ही आएगा? नाम धातु क्रिया ही आएगा। इसलिए तीनों को अलग अलग करके दे दे, चाहे तीनों को एक साथ दे दे, आपको तो ये ध्यान रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों से बनने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जिनमें रूप परिवर्तित हो जाता है वो तो क्या हो गए? विकारी, है ना। और यहां क्या पूछा है कि रूप परिवर्तित नहीं होता है, तो हम उनको अविकारी कहेंगे, हम उनको अव्यय कह सकते हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं? अव्यय कह सकते हैं। अविकारी और अव्यय एक सेम ही वर्ड है, इन दोनों का एक ही अर्थ है। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? एक कर्ता होता है जो दो क्रियाएं करता है, एक क्रिया पहले करेगा उसके बाद दूसरी क्रिया करेगा, तो जो पहले संपन्न हुई क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहेंगे उसको? पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा इसका आंसर? पूर्वकालिक क्रिया। कि एक कर्ता, जैसे मैं बात करूं कि मैं नहाकर मंदिर गई, तो पहली क्रिया तो क्या है? नहाना।
तो नहाकर क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले जो संपन्न हुई क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। फिर दूसरी है मंदिर जाना, तो दूसरी क्रिया पूर्वकालिक नहीं कहलाएगी, जो पहले हुई है मतलब नहाने वाला। और उस क्रिया की विशेषता क्या होती है कि उसके पीछे कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, कर लगता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो, वो यही बात है कि दूसरी क्रिया करता है और वो सेम क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी दिया जा सकता है कि जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो, यानी कि एक दूसरी क्रिया से का मतलब हो गया कि दो क्रियाएं जिसमें होती है, तो वहां पर कौन सा काल हो गया, पूर्वकालिक क्रिया ही उसको कहते हैं। इन दोनों का सेम आंसर होगा। क्वेश्चन दोनों को कैसे भी घुमा के दिया जा सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कैसे उसमें आंसर अपने को अटेम्प्ट करना है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, नाम से ही पता लग रहा है हमें कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी को प्रेरणा देता है किसी कार्य की करने की, तो वो कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अविकारी शब्दों के मुख्यतः कितने भेद हैं, अविकारी शब्दों के हमने पढ़े हैं कि अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होते हैं। उसके बाद है उनके मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं उनके, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और 4 भेद कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण है, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय है, संबुच्य बोधक अव्यय है और विस्मय आदि बोधक अव्यय है। इस तरह से इनके 4 भेद हुए। घृणा और आश्चर्य का भाव, जिसमें घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट हो, वो कौन सा अव्यय होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब घृणा, ऐसे भाव, घृणा, भय, आश्चर्य, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, वो हम किसके अंतर्गत आते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। विस्मय का भाव जिसके अंतर्गत होता है, जिसमें क्रोध, घृणा, खुशी, है ना, गुस्सा या फिर घिन्न का भाव, ये डर का भाव, ये सारे भाव किसके अंतर्गत आएंगे, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाता है। हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, देखो हिंदी के जो प्रचलित उपसर्ग हैं उनको मुख्यतः 4 भागों में उनको बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक तो तत्सम उपसर्ग अर्थात संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग अर्थात तद्भव शब्दों के साथ लगने वाले उपसर्ग, फिर उसके बाद है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, और उसके बाद है अव्यय की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले उपसर्ग। तो इस तरह से 4 भाषाओं में इसको बांटा गया है। आगे है जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब यहाँ आरंभ भी दिया जा सकता है, यहाँ शब्द आदि भी आ सकता है, यहाँ शब्द प्रारंभ भी आ सकता है, यहाँ पर शुरू भी आ सकता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो भी शब्द आएगा, जैसे अभी आरंभ दे रखा है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही शब्दांश होते हैं, अपने आप में पूर्णतः शब्द नहीं होते हैं, वो शब्द का एक अंश होते हैं और उसमें लगकर विशेषता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि उसमें परिवर्तन कर देते हैं जो पूर्व में जुड़कर, आरंभ में, शुरू में, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, पूर्व में जुड़कर उसको कह सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, जो पूर्व में जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ते हैं, आरंभ में जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं, तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं हमारे संस्कृत में। पूजनीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पर पूजनीय शब्द है, इसमें क्या है, पूज तो क्या है, धातु है, क्रिया है, और उसमें क्या प्रत्यय लगा है, अन्य प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, अन्य प्रत्यय लगा है। और जब धातु में कोई भी प्रत्यय लगता है तो
कौन सा प्रत्यय होता है? वो कृदंत प्रत्यय होता है, धातु के साथ लगने वाला, तो ये कृदंत प्रत्यय है वैसे। और इसमें मूल धातु क्या है? पूज है, और पूजना अपने आप में क्या है? एक क्रिया है, इसीलिए क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूज मूल शब्द हो गया, और इसमें प्रत्यय कौन सा लग गया? अनिल, अनीय प्रत्यय लग गया। तो इसका आंसर क्या होगा? अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। क्रिया के अंत में लगकर, मैंने यहां बताया कि क्रिया के अंत में पूज यहाँ पर धातु है, और ये इसमें अगर ना लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? पूजना। तो पूजना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के अंत में लगाया मैंने अनीय प्रत्यय, तो अनीय प्रत्यय कौन सा प्रत्यय हुआ? कृत प्रत्यय हुआ। कृत कह सकते हैं, या इसको हम कृदंत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृदंत प्रत्यय भी उसको कह सकते हैं। आगे है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। देखिए, जो शब्दांश पूर्व में लगता है वो तो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और यहाँ पर क्या बोला है कि अंत में लगता है, तो अंत में लगने वाला क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। आगे है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, जब दो या दो से ज्यादा वर्णों का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? अब जैसे मैं यहां लिखती हूं वर्णों को, मैंने यहां लिखे क म अ, तो क इसमें जुड़ जाएगा, मैं में है जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? कम। तो वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बन गया। तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहते हैं उसको। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे हम? शब्द कहेंगे। अब जैसे इससे शब्द क्या बन गया? कम। वो एक शब्द है, अपने आप में सार्थक शब्द है। और वाक्य में जो सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक इकाई होते हैं भाषा की। संधि के मुख्य रूप से प्रकार माने जाते हैं। यहाँ पर अगर संधि के आपको, हाँ वैसे मुख्य रूप से प्रकार पूछे हैं तो हिंदी में हमारे कितनी संधि होती है? 3 संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो मुख्यतः रूप से कितने प्रकार बताएंगे हम? 3 प्रकार बताएंगे। 3 प्रकारों में स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, और तीसरी कौन सी है? विसर्ग। तो इस तरह से संधि के 3 प्रकार हैं। आगे है, जहां पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसे कहते हैं विसर्ग का लोप होकर। जैसा आपको संधि वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने उनको इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो क्या ही बनेगा? स्वर संधि ही बनेगी। स्वर संधि मतलब स्वर ही का मेल होगा, और 2 स्वरों के मेल से बनेगा स्वर ही। और व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन और व्यंजन का भी मेल होता है, व्यंजन और स्वर का भी मेल होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में तो स्वर प्लस स्वर क्या बनेंगे? स्वर ही बनेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन प्लस स्वर या फिर व्यंजन, दोनों का मेल हो सकता है। व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है। तो व्यंजन प्लस स्वर क्या? स्वर भी व्यंजन बनेगा, और व्यंजन प्लस व्यंजन भी क्या बनेगा? व्यंजन बनेगा। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में भी यही होगा, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। स्वर या व्यंजन दोनों हो सकता है, बनेगा क्या? विसर्ग ही बनेगा। हाँ, विसर्ग संधि में क्या बनेगा? विसर्ग का मेल चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो, बनेगा एंड में क्या? विसर्ग ही बनेगा। तो इस तरह से पूछा क्या है यहाँ पर? जहां पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है तो संधि कौन सी हुई? विसर्ग संधि ही हुई।
तो आंसर क्या आएगा? विसर्ग संधि। आगे है व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से योग होने को संधि कहते हैं। व्यंजन का स्वर से मतलब स्वर से हम मेल करेंगे या फिर उसका व्यंजन से। यहां मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्यंजन का स्वर से मेल हो, ये मैंने यहां लिखा है कि किससे मेल हो रहा है? स्वर से। व्यंजन का किससे मेल हो रहा है? स्वर से भी करवा सकते हैं और व्यंजन से भी करवा सकते हैं, और होने पर क्या ही बनेगा? एंड में क्या आंसर आ रहा है? व्यंजन। तो आंसर क्या होगा इसका? व्यंजन ही होगा। क्या होगा आंसर? व्यंजन। कहने का मतलब है कि स्वर का, व्यंजन का स्वर से मेल कराओ चाहे व्यंजन से मेल कराओ, एंड में बनना क्या है? व्यंजन ही बनना है। इसलिए वो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। नयन शब्द का संधि विच्छेद। यहाँ एक शब्द आ गया आपके सामने, शब्द है नयन, और उसका संधि विच्छेद करना है। नयन शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा? तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मैंने जो आपको नियम बताए थे संधि के वीडियो में, उसमें आपने देखा होगा कि नयन शब्द में किसका साउंड आ रहा है? अय, नए। तो अय का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि अय के साउंड में कौन सी संधि हुई? अय, आय, औ, आओ। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अय का साउंड आया है, तो अय किसमें बदलता है? ए में। तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? ने धन अन। क्या बनेगा? ने धन अन। फिर हम अगर इसको संधि युक्त करेंगे तो ए का किसमें बदल जाएगा? अय में बदल जाएगा। तो न में अय लगाएंगे तो नए हो जाएगा, और वापस ये ए इसके अंदर लग के और फिर क्या बन जाएगा? शब्द नयन बन जाएगा। इस तरह से यहां पर न, और इसमें क्या जोड़ना है? अय और फिर न। यहां पर ये जो है इसमें कौन सा साउंड है? ए का। तो यहां पर ने आ जाएगा, और फिर ये किसमें बदल जाएगा? ये अय है, किसमें बदल जाएगा? अन में। तो यहां पर मैंने क्या लिया था इससे? जैसे हम शब्द यहां लिखते हैं नयन, अब देखो इसमें से मैंने क्या निकाल लिया है? ए और य। अब यहां पर इस न में से तो मैंने ए निकाल लिया, तो न क्या रह गया? न रह गया हमारे पास आधा। क्या रह गया? न आधा रह गया। न आधा रह गया। फिर प्लस, अब ये आई मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया और न लिख दिया। अब इसको संधि, ये तो हो गया इसका, इसमें मैंने इसको वर्ण विच्छेद करके लिख दिया। अब यहां पर इसको वापस बनाएंगे तो आई का साउंड किसमें बदलता है? ए में। तो ने बन गया, प्लस ये आधा यहां है तो बचा क्या पीछे? ए बच गया, ए और न। शब्द क्या बन गया? ने धन अन। क्या बना? नयन। और संधि युक्त हम इसको अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए वापस किसमें बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। तो नए, इसका तो बन गया न, ये में ए लग जाएगा न, और ये वापस न। शब्द वापस क्या बन जाएगा? नियम उल्टा करेंगे तो शब्द वापस बन जाएगा। शब्द क्या बना? नयन। इस तरह से जो ये एमसीक्यूज है, हालांकि आपके 4 प्रश्न ही इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन आपको जितने भी विकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द है, एक तो उनकी परिभाषा है, अच्छे से याद कर लो। उसके बाद है संधि में आपको शब्द वगैरह, हालांकि ये एमसीक्यूज में आएगा लेकिन उनकी परिभाषाएं याद कर लो। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग और प्रत्यय में भी आपके एमसीक्यूज में ही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन इस तरह के प्रश्न जैसे अभी मैंने लिए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग, और ये संस्कृत में कितने होते हैं उपसर्ग, और ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसके अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी क्रियाएं जितनी भी है उनकी सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो परिभाषाएं समास की है, समास की भी पूरी परिभाषाएं आपको याद करनी है। और इस तरह से ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड आएंगे, जिनमें ये फिल इन द ब्लैंक्स में वो आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति में करो वाला प्रश्न आएगा। तो ये मैंने उससे क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद हम जो 2 नंबर वाले लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक, उनको अगली क्लास में उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज पहले वीडियो में बताए थे, और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम प्रश्न उत्तरों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगामी परीक्षा की अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से
कीजिए ताकि आपको सफलता मिले। धन्यवाद।